हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज। देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही दिलचस्प जो बिंदु है, जो टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहा जाता है। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, उसके कार्य आदि का अध्ययन किया जाता है, उसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कोशिका विज्ञान क्या है। तो कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की एक ब्रांच है। जीव विज्ञान की एक शाखा है। कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। अब जीव विज्ञान की एक शाखा है, तो उसमें अध्ययन किसका किया जाएगा? तो इसके अंदर अध्ययन किया जाता है कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, इसके प्रकार और इस कोशिका के कार्य। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका के प्रकार, कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है उनकी संरचना, उनके कार्य, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इसको कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए, शुरुआत से यदि हम बात करें तो कोई भी जीव है, उस जीव का निर्माण किससे हुआ है, कौन सी संरचना है जिसके द्वारा इन सभी जीवों का निर्माण हुआ है, तो ये बहुत ही दिलचस्प बिंदु भी रहा और ये जीवों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है कि कोई भी जीव है, आप छोटे से छोटा जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक हम देख सकते हैं कि इन जीवों का निर्माण है वो किस तरह से हुआ है। वर्तमान में हमारे पास में इसके बारे में कंप्लीट जानकारी है, लेकिन आप कल्पना करिए कि जब हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो उस समय क्या कंडीशन रही होगी। तो देखिए, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आते हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665 के अंदर सबसे पहले कोशिका की खोज करते हैं। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की। इससे पहले इस कोशिका जैसी जो संरचना है या इस चीज के बारे में किसी को पता नहीं था। तो 1665 के अंदर सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हर एक एग्जाम के लिए। कोशिका विज्ञान की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहली खोज ये आती है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कोशिका की खोज की गई। अब देखो, जैसे ही कोशिका की खोज हुई, यहां पर इससे रिलेटेड और भी कई सवाल उत्पन्न होते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस में की, किस पौधे में की। तो कौन से पौधे में की? प्याज नामक पौधे के अंदर की। और कौन सी कोशिकाओं में की? प्याज की कॉर्क कोशिकाएं। प्याज के अंदर जो कॉर्क कोशिकाएं थी उसमें है वो इसकी खोज की। अब ये कोशिका जीवित थी या मृत थी? तो ये कोशिका है वो मृत थी। सबसे पहले 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा जिस कोशिका की खोज की गई थी वो कोशिका मृत थी। और प्याज के पौधे में हुई कॉर्क कोशिका, या इसको हम कह सकते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति को इन्होंने देखा था। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वह कोशिका है वो कोशिका भित्ति के अंदर देखी थी, और वह कैसी कोशिका थी? मृत थी। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वप्रथम जो कोशिका खोजी गई, जो कोशिका पहचानी गई, या रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका के बारे में बताया था वह कोशिका मृत थी। उसके बाद में अगले वैज्ञानिक आते हैं और वो इसको क्या करते हैं? जीवित कोशिका की खोज का कार्य करते हैं। जब ये कोशिका, रॉबर्ट हुक ने जब ये कोशिका देखी तो इन्होंने इसको सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। उस समय सरल सूक्ष्मदर्शी थे, उन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके जब इसको देखा तब ये कोशिकाएं मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी।
मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान ये कोशिकाएं हैं वो समय दिखाई दी। इस तरह से जो कोशिका है इसकी खोज होती है। और रॉबर्ट हुक के द्वारा यह जो कोशिका थी, इस कोशिका को सेलुला नाम दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। इस तरह से इन्होंने जो कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका थी। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने पादप की प्याज का जो पौधा है उसकी कॉर्क कोशिका जो है या कोशिका भित्ति की जो कोशिका है वो उन्होंने देखी, और इस तरह से जो मृत कोशिका है उसकी खोज होती है या उसका खोज इस वैज्ञानिक के द्वारा की गई। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी उसको सेलुला कहा गया। बाद में इसी को सेल के नाम से जाना गया, इसको सेल कहा गया या कोशिका कहा गया। इसके बाद देखो, इसके बाद यदि बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। अभी हमने रॉबर्ट हुक ने जो 1665 में कोशिका की खोज की, वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने और कब की? तो देखिए, जीवित कोशिका की खोज की बात करते हैं तो सन 1674 के अंदर एक वैज्ञानिक आते हैं, और ये वैज्ञानिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। इस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की। तो जीवित कोशिका की खोज कब की गई? 1674 के अंदर, 1674। किस वैज्ञानिक ने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। अब ये जो वैज्ञानिक है इसने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। इसी के साथ इस वैज्ञानिक को जंतु कोशिका की खोज का श्रेय भी जाता है। इस प्रकार इस वैज्ञानिक ने क्या किया? जंतु कोशिका की खोज की। इसलिए यह वैज्ञानिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसने जंतु कोशिका की भी खोज की, या हम ये कह सकते हैं प्रथम बार जो जंतु कोशिका है वो किसने देखी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। यह जो वैज्ञानिक है, यह वैज्ञानिक अपने आप में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की खोज। बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक भी यही है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके अलावा हम जो प्रोटोजोआ संघ की बात करते हैं, प्रोटोजोआ जो संघ है, प्रोटोजोआ संघ की खोज करने वाले भी वैज्ञानिक यही है। प्रोटोजोआ की खोज भी इसी वैज्ञानिक ने की थी। इसके अलावा इस वैज्ञानिक ने जो स्पर्म कोशिका है, स्पर्म सेल, इसकी जानकारी हमें दी थी। स्पर्म या जो शुक्राणु कोशिका है उसकी जानकारी देने वाले भी वैज्ञानिक यही है। इस तरह से जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है ये बहुत ही ज्यादा और इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। इसके अलावा इन्होंने देखो जो आरबीसी है, आरबीसी जिसको लाल रुधिर कणिका कहा जाता है, इसके बारे में भी हमें इस वैज्ञानिक ने बताया था। आरबीसी के बारे में भी बताया, इसलिए यह वैज्ञानिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मृत कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन निकलता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जंतु कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जंतु कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। पादप कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। प्रोटोजोआ की खोज, बैक्टीरिया की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और स्पर्म कोशिका के बारे में किसने बताया? आरबीसी के बारे में किसने बताया? एंटोनी वॉन
ल्यूवेनहॉक। इस तरह से यह वैज्ञानिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। अभी तक हमने बात की रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, दोनों वैज्ञानिकों ने हमें कोशिका के बारे में बताने का प्रयास किया। अब इसके बाद में बात आती है कि यह जो कोशिका है, यह कोई भी सजीव है, कोई भी जीव है, उस जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो जीवों की, कोई भी जीव हो, उस जीव की कौन सी इकाई है? संरचनात्मक। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोई भी जीव है या जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? इसी कोशिका को कहा जाता है या इसी सेल को कहा जाता है। कोशिका के बाद में बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत भी काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है। कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले कोशिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? 1838-39 के अंदर। सबसे पहली बात है, कोशिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? 1838-39 में। अब यह जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, इसमें दो वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे? दो वैज्ञानिक थे। अब जो दो वैज्ञानिक थे, अब ये कोशिका पादपों और जंतुओं दोनों से जुड़ी हुई है, तो एक वैज्ञानिक तो वनस्पति विज्ञानी थे, दूसरे वैज्ञानिक है वो जंतु विज्ञानी थे। तो देखिए, वनस्पति विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी का मतलब है वनस्पति से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित वैज्ञानिक थे। दूसरे हैं वो जंतु विज्ञानी थे, जंतु विज्ञानी। मतलब अंग्रेजी में लिखें तो जूलॉजिस्ट। और ये कैसे थे? ये थे बॉटनिस्ट। तो दो प्रकार, दो वैज्ञानिक थे, एक बॉटनिस्ट, दूसरे जूलॉजिस्ट। मतलब वनस्पति वैज्ञानिक और जंतु वैज्ञानिक। यहां पर जो वनस्पति वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मैथियस स्लाइडेन, मैथियस स्लाइडेन। जो जंतु विज्ञानी थे, उनका नाम था थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान। अब देखिए, यहां पर आपको ये सब चीजें याद रखनी है, लेकिन मैं आपको जोड़ के समझा रहा हूं। स्वान, स्वान का मतलब क्या होता है? कुत्ता। और कुत्ता क्या होता है? जंतु। इसलिए ये वैज्ञानिक कैसे हैं? जंतु विज्ञानी। मतलब थोड़ा अपन किसी से लिंक करके याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाता है। अब ये थियोडोर स्वान जंतु विज्ञानी है, तो पीछे जो बच गए वो कैसे है? वनस्पति विज्ञानी है। अब यहाँ पर कई बार जब सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो इनका ये पूरा नाम नहीं लिखकर हम सीधा स्लाइडेन और स्वान ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्लाइडेन और स्वान। अब ये जो स्लाइडेन है, ये जर्मनी के रहने वाले थे। किस देश के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और स्वान ये कहां के थे? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इस तरह से जर्मनी और इंग्लैंड, इन्होंने ये बात का बताई 1838 के अंदर, और इन्होंने कहा यह 1839 के अंदर। मतलब सिद्धांत दिया। सिद्धांत में इन्होंने जो बातें बताई वो कॉमन बताई। कॉमन क्या बताई? कि वनस्पति विज्ञानी है, इसने पादपों के बारे में बताया। जंतु विज्ञानी है, इसने जंतु के बारे में बताया। और बताया क्या? इसने ये बताया कि सभी जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों का निर्माण कोशिका, सभी पादपों का निर्माण कोशिका या उसके उत्पाद से होता है। इसने कहा कि सभी जंतुओं का निर्माण कोशिका या उसके उत्पाद से होता है। तो देखिए, इन्होंने क्या बताया? पादपों का निर्माण, पादपों का निर्माण किससे होता है? कोशिका, और इन कोशिकाओं का जो उत्पाद है, कोशिका और कोशिकाओं का जो उत्पाद है, कोशिका और उसके उत्पाद से होता है। यहां पर जंतु विज्ञानी है तो वो जंतुओं के बारे में बताते हैं कि
जंतुओं का निर्माण किससे होता है? जंतुओं का निर्माण। अब जंतुओं का निर्माण भी किससे होगा? कोशिका या इसके उत्पादों से। कोशिका और उसके उत्पाद, कोशिका और उसके उत्पाद, इससे है वो एक जंतु का निर्माण होता है। हालांकि ये जो थियोडोर स्वान थे, ये जंतु विज्ञानी थे, तो इन्होंने ये बात पौधे और जंतु दोनों के बारे में बताई। इन्होंने पादप और जंतु दोनों के लिए यह बात बताई। इसका मतलब ये हुआ कि जो थियोडोर स्वान है उसने पादपों में क्या कहा कि पादपों का निर्माण कोशिका और उसके उत्पाद से होता है, जंतुओं का निर्माण कोशिका और उसके उत्पाद से होता है। जबकि जो वनस्पति वैज्ञानिक थे उन्होंने केवल पादपों के बारे में बताया। अब इन्होंने पादप और जंतु दोनों के बारे में बताया, तब इन्होंने ये भी कहा कि पादपों के अंदर, पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादपों में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। ये सबसे बाहर की ओर होती है, लेकिन जंतुओं के अंदर सबसे बाहर क्या होती है? जंतुओं में सबसे बाहर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस तरह से इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। ये जो दो वैज्ञानिक है, स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने 1838 1839 के अंदर कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया और ये बताया अंत में कि जो भी जीव है, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जंतु हो, इनमें इनके जीव का, सजीवों का जो निर्माण है वो कोशिका के द्वारा होता है। इस तरह से कोशिका उस जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब जो कोशिका है वो उस जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका है वो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए, संरचनात्मक का मतलब क्या है? कोई भी जीव है, उस जीव की संरचना छोटी छोटी इकाई से होती है। एक जीव, जैसे इतना बड़ा जीव है, उस जीव का निर्माण छोटी छोटी इकाई से मिलकर बना होता है और उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। समझने के लिए बात कर सकते हैं, जैसे मान लो ये मकान बनाया गया है, तो मकान किससे मिलकर बना है? मकान इतना बड़ा मकान है, लेकिन बना किससे है? छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है। तो उस मकान की जो यूनिट है, जो उसकी इकाई है, वो क्या है? ईंट है या क्या है? पत्थर है। तो इसी तरह से एक जीव की जो यूनिट है, जीव का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, तो उस जीव की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है? कोशिका होती है। क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि उस कोशिका के अंदर सभी प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है, समस्त क्रियाएं उस कोशिका के अंदर संपन्न होती है, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। इस तरह से इन्होंने ये कहा कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। फिर कोशिका से क्या बनेंगे? उत्तक। कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करेगी। फिर उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे? उत्तक मिलकर बनाएंगे अंग। या पादपों की बात करते हैं, उत्तक मिलकर उत्तक तंत्र बनाते हैं, उत्तक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। और विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से कोई भी जीव है तो उसके शरीर का निर्माण होता है। तो ये जो कोशिका सिद्धांत है, ये हमें बताता है कि कोई भी जीव है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। अब यह जो सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो यहां पर यह बात सामने आती है कि कोशिका, एक कोशिका है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनती है? जब कोई भी थ्योरी प्रस्तुत की जाती है, कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है, तो अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह कैसे हुआ? एक कोशिका के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? तो इस तरह से नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में ये वैज्ञानिक
नहीं बता पाए। तो कोशिका सिद्धांत की यह कमी रह जाती है कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में इनके पास में कोई जानकारी नहीं थी। कोशिका सिद्धांत की कमी रह जाती है कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत की कमी क्या है, एग्जाम में छोटा सवाल पूछा जाए कोशिका सिद्धांत की कमी क्या रह गई, तो जो कोशिका सिद्धांत 1838-39 के अंदर स्लाइड एंड स्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया, वो ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। नई सेल्स का निर्माण कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में ये वैज्ञानिक नहीं बता पाए। तो देखो इसके बाद में 1855 के अंदर एक वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चो। 1855 में वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। ये जो वैज्ञानिक है ये क्या करते हैं, कोशिका सिद्धांत जब दिया गया उसकी जो कमी रह जाती है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, और जब इन्होंने इस कोशिका सिद्धांत की कमी को पूरा कर दिया तो इसको आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। अब दो अलग अलग प्रश्न हो गए। यदि कोशिका सिद्धांत पूछा जाता है तो किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, रुडोल्फ विर्चो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1855 के अंदर 1855 के अंदर आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया या मॉडर्न सेल थ्योरी प्रस्तुत की। उन्होंने क्या किया, इस कमी को पूरा किया। रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत की कमी, कोशिका सिद्धांत की कमी को पूरा किया, कमी को पूरा किया। अब पूरा कैसे किया कि उनके पास ये जानकारी नहीं थी कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो इन्होंने ये बताया कि जो नई कोशिका है, नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पूर्व कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। नई कोशिका का निर्माण है किससे होगा, पूर्ववर्ती कोशिका से होगा, या जो पहले से कोशिका है उस कोशिका में क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा और उससे नई कोशिका बनती है। मतलब पहले वाली कोशिका में क्या होगा, कोशिका विभाजन। पहले वाली कोशिका के अंदर या पूर्व वाली कोशिका में जब कोशिका विभाजन होगा उससे नई कोशिका का निर्माण होता है। अब ये जो बात इन्होंने बताई इसको ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, ओमनिस सेलुला ई सेलुला इसको कहा जाता है। मतलब नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। पूर्व कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन होगा जिससे नई कोशिका का निर्माण होता है। इस तरह से जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, अब कोशिका सिद्धांत की बात करें या आधुनिक कोशिका सिद्धांत की बात करें तो इसका अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे कहा जाता है, तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस को कहा जाता है, विषाणु को कहा जाता है। विषाणु या वायरस, विषाणु या वायरस के ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायरस जिसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। वायरस क्या है, वायरस सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहलाता है। वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। अब ये जो वायरस है इसके ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। लागू क्यों नहीं होता, क्योंकि यह
पूर्ण कोशिका नहीं होती। वायरस है वो पूर्ण सेल या पूर्ण कोशिका नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब ये वायरस है, किसी परपोषी के शरीर में प्रवेश करेगा तो यह जीवित या सजीव के रूप में कार्य करेगा। जब परपोषी के शरीर से बाहर है तब ये निर्जीव के रूप में कार्य करेगा। और जो वायरस है, वायरस का क्रिस्टलीकरण भी किया जा सकता है। वायरस के अंदर किसी भी तरह से उपापचय नहीं होता। वायरस के अंदर केंद्रक भी नहीं पाया जाता और चारों ओर जो झिल्ली होती है वो भी नहीं पाई जाती और कोशिका द्रव्य भी नहीं पाया जाता। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो वायरस है वह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। इसलिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे कहेंगे? वायरस या विषाणु को कहा जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम विषाणु की खोज की बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक आते हैं इवानोवस्की। वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज करने वाले वैज्ञानिक है इवानोवस्की। इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने वायरस की खोज की थी और सबसे पहला जो वायरस खोजा गया था उसका नाम था टीएमवी। पहला खोजा गया वायरस कौन सा था? टीएमवी। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस यह सबसे पहले खोजा गया वायरस था। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये विषाणु है ये कोशिका सिद्धांत के क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। कोशिका सिद्धांत इनके ऊपर लागू नहीं होता। अब ये वायरस है, वायरस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, मतलब डीएनए या आरएनए, इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। सामान्यतः जो सजीवों के शरीर में पाए जाते हैं उनमें डीएनए पाया जाता है सामान्यतः। बाकी जैसे एचआईवी वायरस है उसके अंदर आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, चारों ओर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। जो वायरस जिसमें आरएनए पाया जाता है वे वायरस ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे वायरस जिनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है वे ज्यादा खतरनाक होते हैं या ज्यादा घातक होते हैं। अब उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं एचआईवी वायरस। एचआईवी कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? एड्स रोग उत्पन्न करेगा। दूसरा आता है टीएमवी वायरस। अभी हमने ये बात की है टीएमवी, इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए पाया जाता है। कोरोना की बात करते हैं। हाल फिलहाल हम 1-2 साल कोरोना से जूझ रहे हैं, अभी भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना लगभग सरकार ने सभी विभागों को, आम पब्लिक को अलर्ट कर दिया है। कोरोना जो है, कोरोना के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो भी क्या होता है? आरएनए होता है। तो डीएनए किसमें होता है? तो डीएनए भी आपको ध्यान रखना है बैक्टीरियोफेज, जो जीवाणु भोजी है उसमें क्या पाया जाता है? डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कैसा भी वायरस हो, कैसा भी विषाणु हो, उसमें डीएनए और आरएनए दोनों नहीं पाए जाते। आनुवांशिक पदार्थ दोनों में से कोई एक पाया जाएगा। ऐसे वायरस जिसमें आरएनए पाया जाता है ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो विषाणु जिनमें आनुवंशिक पदार्थ, विषाणु जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं टीएमवी, एचआईवी, फिर कोरोना। टीएमवी, एचआईवी, कोरोना, ये जो विभिन्न प्रकार के वायरस है इसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। एचआईवी कौन सा रोग उत्पन्न करता है? एड्स नामक रोग उत्पन्न करता है। अब एक ऐसा वायरस जिसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है बैक्टीरियोफेज। किसमें पाया जाता है?
बैक्टीरियोफेज, जिसको हिंदी में जीवाणु भोजी कहा जाता है। ध्यान रखना, जीवाणु भोजी जीवाणु नहीं होते। तो जीवाणु भोजी क्या होते हैं? विषाणु होते हैं। परिभाषा के रूप में बात करें तो ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी कहलाते हैं। अब देखो, विषाणुओं के अंदर आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए दोनों आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन एक ही जीव में ये दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में एक वायरस में नहीं पाए जाते। बहुत अच्छी लाइन है, याद रखने की जरूरत है। एक विषाणु के अंदर आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ एक ही वायरस के अंदर नहीं पाए जाते। अन्य यदि हम सजीवों की बात करें, जैसे सजीवों की यदि बात करते हैं, जैसे मान लो मानव है, तो मानव के अंदर अधिक स्थायी जो आनुवांशिक पदार्थ जो कि डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जैसे मानव की बात करते हैं तो मानव में डीएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो इनमें आरएनए भी पाया जाता है, लेकिन वह आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। आरएनए भी पाया जाता है, लेकिन यह जो आरएनए होता है यह आनुवांशिक नहीं होता, मतलब अनानुवांशिक पदार्थ होता है। जो आरएनए होता है ये अनानुवांशिक पदार्थ होता है। इस तरह से आज के इस वीडियो के अंदर हमने साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किस प्रकार हुई, उसके बाद में कोशिका सिद्धांत की कमी को पूरा करने के लिए आधुनिक कोशिका सिद्धांत, और उसके बाद में कोशिका सिद्धांत का अपवाद के बाद में कुछ एक वायरस जिनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है। इस तरह से हम इससे अगले जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर नए बिंदु के साथ जो साइटोलॉजी से जुड़ा हुआ होगा उस बिंदु के साथ पुनः आपके सामने प्रकट होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।